आई थिंक लेट्स पिक मून। ओके, मून को हम दशा अवतार में भगवान श्री कृष्ण से रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी राजा थे, और श्री कृष्ण के जीवन को अगर आप देखोगे तो कितनी अनोखी अनोखी और ऐसी चीज़ें हुई जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगती। छोटे बच्चे हैं, पूतना नाम की राक्षसी आ जाती है अपना स्तनपान कराने। वो उसका स्तन से दूध पी के काटते हैं और उसको उसका वध करते हैं। वो जो कलिका नाग था, जो जो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो गेंद गेंद चली गई थी, तो फिर उसके सर पे चढ़कर वो नाचते हैं। ठीक है, इससे अगला फिर अगर आप उनका लेटर पार्ट ऑफ लाइफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हर जगह वो काम किया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्री कृष्ण करेंगे। महाभारत का बहुत बड़ा सा युद्ध चल रहा है, दो बहुत बड़ी आर्मी आमने सामने है, वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, गीता गीता का प्रवचन दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने हमेशा वो किया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, और श्री कृष्ण ने अपने शेप बदले। वो नन्हे लड्डू गोपाल भी हैं लोगों के लिए, वो एक नौजवान भी हैं जिन्होंने कईयों को युद्ध में हराया, फिर वो एक राजा भी हैं, वो एक काउंसलर भी हैं। तो कई सारे रोल प्ले कर रहे अपने लाइफ में। वो एक लवर भी हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये सारी क्वालिटीज़ मून में मिलती हैं हमें। मून ऐसा ही है, मून एक जगह नहीं टिकता, वो एक स्वरूप में नहीं रहता, वो हर वक्त चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और मून फिकल माइंडेड भी है, ठीक है, मूडी भी है। अभी जब अगर हम कंजंक्शंस की बात करें, तो मून जब राहु के साथ बैठ जाता है ना, तो दिक्कत बहुत होती है। ऐसा इसलिए होता है कि मून इज़ योर मन, मून इज़ माइंड ऑल्सो। राहु क्या है, राहु उसमें रोड़ा अटकाता है, उसमें परेशानियां पैदा करता है। मून एंड राहु में मदर की हेल्थ हैम्पर होती है। मून एंड राहु में इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत होता है, ओवर थिंकर होते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी पैनिक अटैक के प्रोन होते हैं ऐसे लोग। इनको चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार तो छोटी छोटी बातों पे बहुत चिंता हो जाती है। मून एंड केतु अगर आप देखोगे तो ये बिगेस्ट एनिमी है। मून का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो केतु है, क्योंकि मून मन की शांति की बातें करता है, केतु बातें करता है कि नो। आपने वो जब वो हुआ था ना समुद्र मंथन, वो आप अगर याद करो, समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पर स्वारभानु नाम का राक्षस लाइन में बैठा था। तो दो देवताओं ने बता दिया था भगवान विष्णु को कि ये राक्षस है। वो सूर्य और चंद्रमा थे। तो सूर्य का एनिमी तब से राहु बन गया, और चंद्रमा का एनिमी तब से केतु बन गया है। तो जब चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनता है, आप ना इमोशनल भी हो, ओवर थिंकिंग भी है, स्ट्रेस भी खूब लेते हो, लेकिन किसी को बता नहीं पाते हो, क्योंकि केतु इज़ ऑल अबाउट इंटरनल थिंग्स, अंदर की बातें हो रही हैं जहाँ पर। तो आप कई बार अपना लव भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि आप किसी से कितना प्यार कर रहे हो। आप अपने माइंड को ओपन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बिकॉज चंद्रमा इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग पैटर्न, आपका दिमाग में क्या चल रहा है। मून के साथ सन बैठता है, तो ये अमावस्या योग बोला जाता है, क्योंकि ये उन्हीं की कुंडली में बनेगा अगर क्लोज डिग्रीज में है, जो अमावस्या में पैदा हुए थे। ठीक है, तो अब सूर्य जिसके साथ भी बैठता है उसके ऊपर लाइट डालता है। तो यहाँ पे सन एंड मून का टुगेदर बैठना, ये इनके जो इमोशनल नेचर को सबके सामने लाइट डालता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी स्वीट, वेरी लवेबल, वेरी वेरी इनोसेंट। तो ये आपकी इस नेचर पे लाइट डालेगा, और कहीं ना कहीं आप इसी नेचर की वजह से जाने भी जाओगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मून एंड मरकुरी। मून एंड मरकुरी ये गजब का वहमी होता है। इसको वहम बहुत होते हैं। चाबी लगा देगा, फिर भी 2 बार लॉक को ऐसे ऐसे करके देखेगा कि यार बंद हुआ है या नहीं। गाड़ी की लॉक कर देगा, फिर भी दरवाजे खींच के देखेगा। जब घर से बाहर निकलेगा सोचेगा यार दूध चढ़ाया था, वो गैस बंद की थी कि नहीं की थी। तो इसको वहम बहुत होते हैं। कई बार तो इसको ऐसा भी लगता है कि भूत प्रेत देख आ रहे हैं, कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। सो मून एंड मरकुरी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर देता है, क्योंकि चिंताएं, वहम, एक्चुअली वहम मतलब जो रियलिटी नहीं है, वो बहुत होता है आपके साथ। एंड ऑल्सो मून एंड मरकुरी, आपको विदेश से पैसा मिलता है, फॉरेन कंट्री से पैसा मिलता है। फॉरेन कंट्री के काम करने से खूब पैसा मिलता है। आपके कई सारे व्यूअर्स फॉरेन से पैसा कमा रहे होंगे मून एंड मरकुरी के कॉम्बिनेशन में। अगर वास्तु की बात की जाए तो मून इज़ अ ओरिजिनल ओनर ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपने टॉयलेट बना दिया है, डस्टबिन है, या फिर यहाँ पर स्टैम्पीड आ रही है वॉल पे, तो आप अपने चंद्रमा को ख़राब कर रहे हो। चंद्रमा खराब तो उस घर में जितने लोग रहेंगे उनका मन अशांत रहेगा, सब कुछ होते हुए भी मज़ा नहीं आएगा। मून 11th हाउस में बैठता है, आपके हॉरोस्कोप अकेला ही बैठा है अगर 11th हाउस में, तो भी आप देखोगे आपकी मदर को हैम्पर करता है। आपकी फ़ीमेल से लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन काम भी एंड में फीमेल ही आती हैं आपके। मून 6th हाउस में भी मन अशांत है, 8th हाउस में भी मन अशांत है। तो वो इतना प्यारा प्लैनेट है ना, इतना सॉफ्ट प्लैनेट है कि वो जब बैड हाउसेस में जाता है ना, तो आपके मन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है।
और मून आपके हॉरोस्कोप में बताता है कि आपका मन एक्चुअली में लगेगा कहाँ। मून फर्स्ट हाउस में आपका मन अपने ऊपर बहुत लगता है, आपके थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होते हैं, आप मूडी नेचर के हो जाते हो, थोड़ा विचार बहुत बदलते हैं। लेकिन मून फर्स्ट हाउस में खूबसूरत भी बनाता है आपको। अब डिपेंड करता है कि किस राशि में बैठा है या किसका एस्पेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। कई बार मून शनि की राशि में बैठ जाता है तो उतने ब्यूटीफुल नहीं होते आप, ठीक है। बट मैं इसको अच्छे से ये बोलता हूँ कि शायद चेहरे से नहीं हो, दिल से खूबसूरत हो आप। ओके, तो मून बेसिकली आपके सेल्फ अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आप कितना इमोशनल हो इस चीज़ को रिप्रेजेंट, इमोशनली कितने स्ट्रांग हो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। साइकोलॉजी, आपकी कह खुद की सकते हो आप, साइकोलॉजी। ठीक है, आपकी अपनी थॉट प्रोसेस साइकोलॉजी क्या है लोगों को लेकर। अभी ऑडियंस के लिए, हाँ जी। सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए 1 to 12 हम्म। मून की प्लेसमेंट साइकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करती है, अरुण भाई समझाइए। सो जो व्यूअर्स हैं उनको ये, मून जहाँ बैठा मन वहाँ आया जी। ये एक लाइन पकड़ के चलनी है। फर्स्ट हाउस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका मन अपने आप में, अपने दिखावे पे, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं कोई गलत तो नहीं सोच रहा है, इन सब चीज़ों में, थोड़ा सुंदर दिखने में, इन सब में बहुत मन लगता है आपका। सेकंड हाउस में आपका मन लगेगा आपके परिवार में बहुत लगेगा। और सेकंड हाउस वाणी का भी है, इस वजह से आप देखोगे कि जिसका भी चंद्रमा दूसरे घर में है वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो जब बोलता है तो बहुत प्यारा बोलता है, वो चंद्रमा के वो मीठी बात उसकी आवाज़ में आ जाती है। सेकंड हाउस में लाल किताब कहती है कि आपके घर में शिवलिंग मिलेगा, आपके घर में भगवान शिव से या तो फोटो या तो शिवलिंग ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि फैमिली का हाउस में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा रिप्रेजेंट्स शिव जी। थर्ड हाउस में मून थोड़ा सा आपका कहेगा कि मन या तो सिबलिंग में लगेगा, ट्रैवल में खूब लगेगा, बट थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो अ हाउस ऑफ हार्ड वर्क। और चंद्रमा थोड़ा सॉफ्ट प्लैनेट है ना, प्यारा प्लैनेट है, तो इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहता वो। बट अगर सिबलिंग्स हैं और ट्रैवल का काम है, घूमने फिरने का, एंजॉयमेंट का काम है, तो उसमें खूब मन लगता है। थर्ड हाउस मून में एक बात और कही जाती है कि आपकी मदर को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा है आपकी अपब्रिंगिंग के लिए। तो थर्ड हाउस मून वाले देखेंगे कि उनकी मदर ने फादर का रोल प्ले किया है उनकी लाइफ में। फादर बिजी थे, कहीं थे, आर्मी में थे या कहीं भी थे, बट वो आपको गाइडेंस नहीं दे पाए जितना आपकी मदर ने दिया है। सो मदर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत हार्डवर्क भी करना होता है इन जनरल लाइफ में मदर को, अगर वो मून का थर्ड हाउस प्लेसमेंट है। फोर्थ हाउस में लाल किताब फोर्थ हाउस मून के लिए बोलती है कि जितना आप अपने शौक पे, अपनी लग्जरी पे, अपने कंफर्ट पे खर्च करोगे उतना पैसा वापस आएगा, बिकॉज मून अकॉर्डिंग टू लाल किताब इज़ कैश फ्लो। तो अगर आप चौथे घर का ओरिजिनल रूलर मून है, तो ये कहीं ना कहीं अपने घर में बैठा है, तो आपकी मदर से भी अच्छी बॉन्डिंग बनती, मन मम्मी में लगता है, मम्मी से बातें करने में लगता है, लग्जरी कंफर्ट में लगता है, घर परिवार में लगता है, कार में लगता है, प्रॉपर्टी में लगता है। फिफ्थ हाउस मून को बोला जाता है कि ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, बिकॉज ये लोगों की खुशी कहाँ छुपी है बहुत जल्दी समझ लेता है, लोगों की मन की बातों को बहुत जल्दी समझ लेता है। और मून फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट अगर आपको मिली है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे काम किए थे, तो ये प्लेसमेंट आपको मिली है, क्योंकि अब आपकी खुशी ही आपका पैसा है, आपका कैश फ्लो है। आपको जो काम में हैप्पीनेस मिलेगी वहाँ से कैश भी मिलेगा। सो इट इज़ अ ग्रेट पोजीशन। मून फिफ्थ हाउस में लोगों की कुछ हॉबीज़ होती हैं और वो अपनी हॉबी से कॉम्प्रोमाइज़ रेयरली करते हैं, और दे आर अ वेरी गुड पीपल मून फिफ्थ हाउस में, अनलेस अनटिल कोई इधर उधर से प्लेनेट ना आ जाए। सिक्स्थ हाउस मून आपका मन जॉब में लगेगा, सेवा में लगेगा। सेवन्थ हाउस मून आपका मन आपकी वाइफ में लगेगा, आपके स्पाउस में लगेगा। बट सेवन्थ हाउस मून के लिए लाल किताब कहती है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में शादी के बाद पैसा खूब मिलेगा, कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर मैरिज, बट इसको हमेशा एक बात की शिकायत रहेगी, यार पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर कैश को रुकने नहीं देता, वो खर्चे करवाता रहता है। तो इसका माइंड भी ऐसा हो जाता है ना कि खर्च करो खर्च करो, नए इक्विपमेंट्स लाओ, नए बिजनेस को सेटअप करो, महंगे महंगे एम्प्लॉयज़ हायर करो, तो कैश रुकता नहीं, पर शादी के बाद कैश आता भी। शादी से पहले स्ट्रगल रहेगा, शादी के बाद। बट मून यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग काम और करता है, मून यहाँ पर आपके स्पाउस और आपकी मम्मी में झगड़ा करा देगा, ठीक है। सो जिनका सेवन्थ हाउस मून होता है, मम्मी की और स्पाउस की ज़्यादा बनती नहीं है, तो या तो जो लड़का है उसके मम्मी से आपकी स्पाउस की नहीं, या स्पाउस की मम्मी से आपकी नहीं बनेगी, ऐसा हो जाता है। एट्थ हाउस मून ये अच्छी पोजीशन नहीं है। आठवें घर में चंद्रमा में लाल किताब कहती है कि माँ के दूध से वंचित रहने वाला, तो बचपन में हो सकता है आपको डब्बे का दूध पिलाया गया है, ठीक है। माँ के दूध से वंचित के कई मीनिंग होते हैं कि मदर का वो प्यार आपको नहीं मिल पाया, मदर आपसे दूर रहीं, मदर बाकी के कामों में इतनी बिजी थी, तो आपको समय नहीं दे पाई। और यहाँ पर इन जनरल अगर देखा जाए तो लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है, फिर भी मून यहाँ पर आपको मन अशांत रखता है, मन से खुश नहीं हो पाते, क्योंकि ये हाउस ऑफ पेन एंड सफरिंग है, वहाँ पे चंद्रमा आ गया है। तो माइंड कहाँ जा रहा है,
पेन एंड सफरिंग में। तो जो चीज़ें अच्छी नहीं है, पूरी वाइट वॉल है बट आपको वो स्पॉट दिख रहा है, ये 8th हाउस मून है। 9th हाउस मून की अगर बात करें, सो ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें इंसान नॉलेज बहुत गेन करता है और जितना पढ़ता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। ये चीज़ फर्स्ट हाउस मून के लिए भी है कि जितना पढ़ते जाओगे उतना बढ़ते जाओगे। 10th हाउस मून में अगर देखा जाए तो करियर स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि ये प्लैनेट स्टेबिलिटी का नहीं है, ये बदलने वाला ग्रह है। तो ऐसे लोगों को 10th हाउस में अगर मून है और 6th हाउस में मून है, जॉब बदलते रहना चाहिए। करियर वही हो सकता है बट कंपनीज चेंज कर रहे हो, आप एक जगह ज़्यादा टिक नहीं रहे हो। अगर आप खुद से ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वक्त करवाएगा, वक्त आपको बदले देगा, आप ले ऑफ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद 11th हाउस में मून अगर बैठा है तो नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। मदर की हेल्थ हैम्पर होती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी हैम्पर होती है, मदर से क्लैशेस होते हैं, मदर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपका मन ज़्यादातर घर के बाहर खूब लगेगा, यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाने में खूब आपका मन लग सकता है। 12th हाउस मून के लिए बोला जाता है कि आपका मन स्पिरिचुअलिटी में लगेगा, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है इसको जानने में लगेगा, विदेश जाने में लगेगा, वीज़ा कब लगेगा, किस कंट्री में मैं चला जाऊं उसमें लगेगा, और खर्च करने में लगेगा, स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा आपका मन लगेगा। कि 12th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, चंद्रमा वहाँ पे आपका मन लेकर जाएगा। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट्स है 12th हाउस का वो स्पिरिचुअलिटी है। तो चंद्रमा आपका मन वहाँ खींच कर लेकर जाएगा, आज नहीं तो कल ले ही जाएगा। खर्च भी है, एक्सपेंडिचर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो आपका ध्यान इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाएगा कि मैं कितना भी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ कुछ बचा के इन्वेस्ट करता हूँ फॉर फ्यूचर। 12th हाउस विदेश का घर भी है, तो घूमने फिरने में, फॉरेन ट्रैवल्स करने में, विदेश में जाने में, विदेश में बिजनेस सेटअप करने में भी आपका मन वहाँ जाने वाला है। वैसे 12th हाउस जेल का भी है, तो जेल की तरफ मन ना चला जाए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ विदेश और स्पिरिचुअल। 12th हाउस में एक बुरी सिचुएशन क्या होती है? जेल, हॉस्पिटल। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब प्लैनेट वाइज अगर 12th हाउस में हो और ये मून अफ्लिक्टेड हो जाए, अफ्लिक्टेड मतलब होता है कि कोई मेलेफिक प्लैनेट इस पे आस्पेक्ट कर दे, जैसे सैटर्न ने आस्पेक्ट कर दिया या फिर राहु ने आस्पेक्ट कर दिया, तो बुरी चीज़ ये होगी कि खर्चे इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे और वो होते ही चले जाएंगे, तो एक टाइम पे आप बहुत परेशान हो जाओगे।